सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, तारीख ने कई बड़े लीडर और रहनुमा देखे जिन्होंने अपने मुल्क और कौम को ज़मीन से उठाकर लिटरली आसमान पर बिठा दिया। ऐसे लीडर जिन्होंने अपनी कौम में आगे बढ़ने की लगन पैदा की, इंटरेस्ट पैदा किया। ऐसे रहनुमा जिन्होंने अपने लोगों की सलाहियतों को ज़ाया नहीं जाने दिया। और फिर ऐसे लीडर या फिर ऐसे रहनुमाओं की क़यादत में उनकी रियासतों ने बहुत तरक्की की। ऐसे रहनुमाओं की मिसाल हम आए दिन अपने मुल्क की सियासत में सुनते चले आ रहे हैं। कभी कोई अपने कायदे मोहतरम को नेल्सन मंडेला कहना शुरू कर देता है, तो कभी कोई जोश में आकर या मोहब्बत की पीक पर चला जाता है, तो फिर तैयब उर्दगान का टाइटल दे दिया जाता है अपने लीडर को। कभी किसी और इनकलाबी रहनुमा को अपने कायद से मिलाने पर तुल जाते हैं। वजह कभी सोची आप लोगों ने? इसकी वजह क्या है, मैं बताती हूँ। वजह इसकी ये है कि हमारे मुल्क में कायदे आज़म के बाद ऐसा कोई लीडर पैदा ही नहीं हो सका। लिटरली मैं बिल्कुल होशोवास में कह रही हूँ कि कायदे आज़म के बाद ऐसा कोई लीडर पैदा ही नहीं हो सका जिसकी मिसाल दुनिया दे। दुनिया तो छोड़े, मैं उन तमाम सियासी जमातों के कारकुनान से एक सवाल करना चाहूँगी। क्या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, अब जरा नाजरीन इंटरेस्ट लेके सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी जियाला हर नमाज में क्या ये दुआ करेगा कि अल्लाह उसकी औलाद को आसिफ अली जरदारी जैसा बनाए? दिल पे हाथ रखिए और बताए मेरे सवाल का क्या जवाब है, आप बताइए। क्या कोई नून लीगी सपोर्टर अपनी हर इबादत में ये दुआ मांगेगा कि या अल्लाह उसकी औलाद को नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलाए? अगेन दिल पे हाथ रखिए और बताइए, क्या कोई दुआ मांगेगा ऐसी अपनी औलाद के लिए? या कोई क्या MKM लंदन का हामी ये कभी दुआ मांगेगा कि अल्लाह उसकी किस्मत या उसकी औलाद की किस्मत बानिए MKM जैसी बना दे? अगेन दिल पे हाथ रखिए और बताइए, कोई एक जो मांगे ऐसी दुआ? बड़ी हिम्मत की बात होगी अगर कोई शख्स अपनी औलाद के लिए ऐसी दुआएं करेगा। तो फिर ये तो सोचना ही बेकार है कि दूसरे ममालिक अपनी सियासत में अपने सियासी लीडरों को आसिफ अली जरदारी से मिलाएं या फिर नवाज शरीफ से मिलाएं। अमरीकी सदर किसी इंतखाबी मुहिम में ये कहें कि मैं अमरीका को वैसा मुल्क बनाऊंगा जैसा हजरत नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बनाया, या चीन के सदर अपनी इंतखाबी मुहिम में फरमा दें कि चाइना को वैसा बनाना चाहता हूं जैसा हजरत मोहतरम आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। ऐसी हमारी किस्मत नहीं कि हम पर जो लोग हुकूमत करते रहे उनकी मिसालें बाहर वाले ममालिक में दी जाएं, उनकी खिदमत के या खिदमात के एतराफ़ दुनिया करे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम पर जो हुकूमत करने वाले हैं, इन हुकूमत करने वालों की जायदादें ज़रूर बाहर के ममालिक में पाई जाती हैं और कसरत से पाई जाती हैं, बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खुद कफ़ील हैं इस मामले में हमारे मुल्क में सियासत करने वाले ये लीडरान, ये रहनुमा। लेकिन हमारे मुल्क में अपने सियासी कायदीन से मोहब्बत करने वाले लोग इनको कई ऐसे बड़े रहनुमाओं से तशबीह दे देते हैं जिनकी क़यादत में उनकी कौम ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। एक ऐसे ही लीडर हैं रजब तैयब उर्दगान। ये तुर्की के सदर हैं और पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल कह लूँ तो गलत नहीं होगा। हमारे मुल्क की सियासत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अफराद अपने कायदीन को डायरेक्टली कह लें या फिर इनडायरेक्ट पाकिस्तान के तैयब उर्दगान बनाने पर तुले रहते हैं। तैयब उर्दगान 1994 से 1998 तक वो इस्तांबुल के मेयर रहे और अपनी मेयरशिप के दौरान इस्तांबुल को बड़ी तरक्की दी और इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होने लगा। अच्छा नाज़रीन, 2002 की बात है कि 2002 में तैयब उर्दगान तुर्की के वज़ीर आज़म बने। फिर 2014 आता है, 2014 में फिर तुर्की के सदर मुंतखब हुए। 2002 से लेकर अब तक वो कभी सदर,
कभी वजीर आजम, कभी सदर, कभी वजीर आजम मुंतखब होते चले आ रहे हैं। एक तवील अरसे तक तुर्की के इक़्तिदार पर बुराजमान रहने वाले तैयब उर्दगान ने अवाम के लिए ऐसे कौन से कारनामे सर अंजाम दिए कि आज भी इक़्तिदार उनके पास है, और जब उनके इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की गई, याद कीजिए ज़रा, रिकॉल कीजिए, यानी तुर्की में मार्शल लॉ लगाने का फैसला किया गया तो तैयब उर्दगान की एक कॉल पर पूरा तुर्की सड़कों पर था, लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। तैयब उर्दगान ने तुर्की को इक्तिसादी लिहाज से, जरा सुनिएगा, 111वां नंबर था नाजरीन, 111वें नंबर से उठाकर डायरेक्ट 16वें नंबर पर पहुंचा दिया। 111 एंड 16, बहुत बड़ा डिफरेंस। उनकी क़यादत में तुर्की पहली बार दुनिया के इक्तिसादी लिहाज से मजबूत 20 ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया, यानी G20 में शामिल हो गया। तुर्की में इक्तिसादी खुशहाली के नतीजे में तनख्वाहों में 300% 300% इजाफा हुआ और बेरोजगारी की शरह 38% से कम होकर सिर्फ, आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी रहेगी, 2%, 38% से कम रह के 2% तक रह गई। तुर्की का बजट खसारा 47 अरब तक पहुंच गया था। तैयब उर्दगान ने इसको ख़त्म कर दिया। तैयब उर्दगान ने तुर्की का सारा कर्जा ख़त्म कर दिया और तुर्की की बरामदात 23 अरब थी, 23 अरब, जिनको उर्दगान ने 153 अरब तक पहुंचा दिया। 23 और 153, यकीन नहीं आ रहा। ऐसा ही तुर्की की गाड़ियां पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान, और इस वक्त यूरोप में फ़रोख्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक के सामान में से हर तीसरा सामान तुर्की का तैयार करदा होता है। देखिए, तैयब उर्दगान ने ऐलान किया कि तुर्की 2023 में दुनिया की सबसे पहली इक्तिसादी और सियासी कुव्वत बन जाएगी। उर्दगान ने इक़्तिदार संभाला तो तुर्की अपनी दिफाई सनत की ज़रूरियात का महज 20% खुद पैदा करता था, लेकिन अब आप सोच सकते हैं 20% से कहाँ पहुँच गया। अब ये शरह 65%, 65% तक जा पहुँची है। उर्दगान ने तुर्की की तारीख में पहली बार अपना टैंक बनाया और अपना बहरी फ्रिगेट भी तैयार किया, अपना ड्रोन तैयारा और फौजी सैटेलाइट भी उसी दौर में बनाया गया। इस्तांबुल का हवाई अड्डा यूरोप के बड़े जो हवाई अड्डे हैं उनमें शुमार किया जाता है नाजरीन। उर्दगान ने 50 के लगभग एयरपोर्ट तामीर किए, 50 एयरपोर्ट। तेज़ रफ्तार सड़कें तामीर की गईं, तकरीबन 19,000 किलोमीटर तवील, 19,000 किलोमीटर तवील नई सड़कें तामीर की गई। 11,000 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइंस बिछाई गईं। 10 साल में उर्दगान की हुकूमत ने मुल्क भर में 2 अरब 77 करोड़ दरख्त लगाए। 2 अरब 77 करोड़ दरख्त। तुर्क हुकूमत ने क्या किया जी, कचरे को भी रिसाइकल करके तवानाई बनाने के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया, बड़ा सीरियसली। और इस वक्त तुर्की के 98% शहरों और देहातों में बिजली पाई जाती है। तुर्की में तालीम का बजट बढ़ाकर दिफा के बजट से भी ज़्यादा कर दिया गया और तलबा और तालिबात को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की। जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस पर तहकीक के लिए 35,000 लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई, 35,000 लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई। यही वजह है कि 15 जुलाई 2016 की तारीख, 15 जुलाई 2016 को नाजरीन, जब फ़ौज के एक धड़े ने अचानक मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया तो तैयब उर्दगान की अपील पर, उनकी कॉल पर पूरा तुर्की सड़कों पर था। अब आ जाए पाकिस्तानी तैयब उर्दगान, बल्कि तैयब उर्दगानों पर, बड़े हैं ना, सारे तैयब उर्दगान है अपने आप में। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी तैयब उर्दगानों पर, जिनको उनके चाहने वाले तैयब उर्दगान और नेल्सन मंडेला से कोई कम लेवल नहीं है, वो जाके ठीक मिलाते हैं तैयब उर्दगान या फिर नेल्सन मंडेला से। तैयब उर्दगान तकरीबन 17 साल से तुर्की के हाकिम हैं और इन 17 सालों में कई नाकामियों, कई गलत फैसलों कह लें, कई इख्तलाफात और तनकीद के बावजूद तुर्की को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने आपको अभी पूरा बैकग्राउंड बताया, सारी चीज़ें बताई, फैक्ट्स बताए, आपने सुने। लेकिन पाकिस्तानी तैयब उर्दगान, चले तैयब उर्दगान नंबर 1 फिर 2 की बात कर लेते हैं। तैयब उर्दगान जो एक हैं जी, नवाज शरीफ साहब, जो 30 साल तक, 17 और 30 में कितना फ़र्क होता है, ज़्यादा होता है ना, 13 साल ज़्यादा हुकूमत करते रहे। 30 साल तक पाकिस्तानी तैयब उर्दगान पार्ट 1 किसी न किसी शक्ल में हुकूमत का हिस्सा रहे। 3 बार, नाजरीन सोचें, किस्मत मेहरबान किस पर होती है कि 3 बार वजारत उज़्मा का ताज पहन लें। 3 बार इस शख्स को, ये एक बहुत खुशकिस्मत तरीन शख्स है, खुश नसीब तरीन शख्स है मेरी नज़र में, जो 3 बार एक मुल्क का वजीर आज़म बना।
एक बार भी कोई बन जाए तो उसकी खुशी दीदनी होती है, ये 3 बार बने। उन्होंने किया क्या? बेपना दौलत के सहारे इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल हुए। 1981 जरा शुरू हो जाते हैं स्टार्ट से। 1981 में क्या हुआ जी कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना बनाए गए। तभी पंजाब से बड़ी मोहब्बत है जी, स्टार्ट पंजाब से हुआ, वहाँ पे वज़ीर ख़जाना बने। ख़जाने से भी बड़ी मोहब्बत है, पंजाब से भी मोहब्बत है, चूँकि स्टार्ट वज़ीर ख़जाना के वजारत से किया तो इसलिए ख़जाने से भी बहुत मोहब्बत है। 1985 1985 के गैर जमाती इंतखाबात होते हैं, उसमें कौमी और सूबाई असम्बली नशस्तों पर कामयाब होते हैं हज़रत साहब, और कामयाब होने पर 9 अप्रैल 1985 1985 को वज़ीर आला पंजाब जुनेजो हुकूमत की बरतरफी के बाद जनाब नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया की निगरान हुकूमत में शामिल रहे। तभी फ़ौज से बड़ी मोहब्बत है, नज़र भी आती है। मोहम्मद खान जुनेजो से बेवफाई करके जनरल ज़िया की आमरीत का साथ देना हज़रत नवाज शरीफ साहब का पहला सियासी फैसला था, जो बिल्कुल सही होगा, ज़ाहिर बात है, फ़ौज से मोहब्बत आप देखते हैं कितनी करते हैं। 7 अगस्त 1988 में जनरल ज़िया को जो हादसा पेश है, उस हादसे के बाद तश्कील दिए जाने वाला जो इत्तेहाद था, उसमें मियाँ नवाज शरीफ पहली बार कौमी सतह के रहनुमा के तौर पर उभरे और खुफिया फंड्स के बलबूते पर पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए तश्कील दिए जाने वाले इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद IJI के मरकज़ी रहनुमा बन गए, जिसके फंड्स का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी चला। अब 1988 में 1988 में नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन गए। 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में रहे और वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए। 1990 वज़ीर आज़म बनकर मुल्क और कौम की बेहतरी सोचने से ज़्यादा उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ़ौज से इख्तलाफात बढ़ाने को हवा दी, फोकस रखा और हर आर्मी चीफ के तहे दिल से कह लें अललान दुश्मन बन गए। दूसरी बार नवाज शरीफ 17 फरवरी 1997 यानी 1997, पहले 1990 फिर 1997 को वज़ीर आज़म बने और इस दौर में उन्होंने सबसे पहले अदालत उज़्मा के इख्तियार को चैलेंज किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, गैर मामूली इक़दामात करके चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद अगला निशाना कौन था? कोई ना कोई निशाने पर रहता है इनके, यहाँ कोई मसला चलता है, कोई ना कोई निशाने पर रहता है तो उनको सुकून मिलता है। अगला निशाना आर्मी चीफ उस टाइम के जनरल जहांगीर करामत बने। उन्होंने क्या किया? जिन्होंने रियासती इदारों में हम आहंगी और बेहतर कारकर्दगी के लिए कौमी सलामती कौंसिल बनाने की मासूमाना तजवीज़ पेश कर दी, जिस पर हज़रत नवाज शरीफ साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब ने उनको वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया और इस्तीफ़ा तलब कर लिया और जनरल जहांगीर करामत मुस्ताफ़ी हो गए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ से भी नवाज शरीफ की नहीं बन सकी, ये कोई ढकी छुपी बात अब है ही नहीं। और परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करने की आपको याद होगा अजीबो गरीब तरीके से कोशिश की गई, या फिर साजिश कह दूं तो गलत नहीं होगा, ऐसी कोशिश, ऐसी साजिश और फौज के रद्द अमल का शिकार होकर, मैं रद्द अमल का लफ्ज़ बोल रही हूँ, रिएक्शन, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है, रद्द अमल का शिकार होकर इक़्तिदार से हाथ धो बैठे हज़रत नवाज शरीफ साहब। अच्छा जी, फिर तीसरा दौर आता है इक़्तिदार का। उसमें क्या हुआ जी? उसमें तो हद ही हो गई ना, इनका झुकाव हमारा रिवायती हरीफ जो हमारी खुशी में कभी खुश नहीं होता, हमारी तकलीफ में भंगड़े डालता है, उनका मीडिया शोर मचाता है, मिठाइयां बांटी जाती, भारत की तरफ इनका नागवार हद तक जो झुकाव था वो बढ़ता चला गया। मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी नहीं कहूंगी बल्कि तकरीब हलफ वफादारी से शुरू होने वाले सिलसिले मोदी और जिंदाल की लाहौर शादी की तकरीब में आमद तक दराज होता चला गया। तरक्की के नाम पर चंद नामुकम्मल कह लें और कुछ मुकम्मल सड़कें बना दी गई। सड़कें, मुल्क का कर्जा 30,000 अरब चढ़ाकर बैठ गए। 30,000 अरब, ये सोचा बने कि उतारना कैसे है। बच्चों की फैक्ट्रियों में ये बेचारे नवाज शरीफ साहब मुलाजमत करते पकड़े गए। जब बच्चों के शनाख्ती कार्ड ना बने थे उस वक्त बच्चों को अरबपति बना दिया, हर सरकारी इदारा तबाह कर दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, करप्शन करने पर ना अहल करार पाए और इसके बावजूद अपने ही मुल्क के कानून को ललकारते रहे, चैलेंज करते रहे। खुशामदी टोले ने यकीन दिलाया कि मियाँ साहब तुसी पाकिस्तान दे तैये बुर्दगान हो, एक कॉल दो तुसी, अवाम सड़कों ते लम्बी पै जाएगी, टेंशन ही नहीं कोई। लेकिन अवाम ने ना इंतखाबात में सुनी और ना ही सुननी थी, और नवाज शरीफ साहब जब वतन वापसी पर आए, वापसी पर कोई इस्तकबाल था ही नहीं। छोटे भाई भी ट्रैफिक में कहीं फंसे रह गए और आज बेटी समेत हज़रत नवाज शरीफ साहब जेल में आराम फरमा रहे हैं और जेल से बाहर उनके चाहने वाले नवाज शरीफ को तैयब बुर्दगान बनाते बनाते थकते नहीं हैं। ज़बानी कलामी
प्रैक्टिकली देखें कैसे थे। आसिफ अली जरदारी साहब, ये जी तैयब उर्दगान पार्ट 2, मैंने कहा था ना पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 का जिक्र करते हैं, सब अपने आप में तैयब उर्दगान है जी। आसिफ अली जरदारी साहब का आप जिक्र कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी ये वो बाकमाल कह लूँ तो गलत नहीं होगा और बेमिसाल शख्सियत कह दूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बाकमाल और बेमिसाल शख्सियत जिनको सदारत प्लेट में रख कर दी गई, ये वो वाला बाकमाल और बेमिसाल समझ रहे हैं। PIA के लिए हम कहते हैं ना कि बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस जो कि आप देखते रहते हैं। अच्छा जी, एक वसीयत ने इन हजरत आसिफ अली जरदारी साहब की जिंदगी बदल के रख दी। ऐसे कहते हैं चुटकियों में जिंदगी बदल गई, वसीयत ने चुटकियों में जिंदगी बदल दी इनकी। सिंध में तकरीबन 12 साल मुकम्मल होने वाले हैं इनकी हुकूमत को, तीर वालों की, लेकिन सिंध और कराची मुकम्मल तबाह हो गया। इसके बावजूद विफाक कराची का निज़ाम संभालने की अगर बात कर दे तो इनका रद्द अमल कैसा होता है, ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा बिलावल जरदारी का। रजा बिलावल जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कराची पर। क्या कहते हैं जी, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा गौर से सुनिए कि बिलावल साहब आप भी, आप बड़े शौक से देखते हैं ऐसे नहीं चलेगा और बोल न्यूज़, और बाकी लोग भी जरा शौक से सुनिएगा। पहले तो मुझे बताएं कि कराची पर कब्जा है किसका, पहले ये सोचना होगा और सोचकर प्लीज बताइएगा अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरे सिंध की तारीख देख लेते हैं, आज जितना बुरा सिंध का हाल है, दिल पर हाथ रखिए तमाम सिंधी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और तमाम दूसरे सूबे वाले भी, क्योंकि सिंध पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, तमाम सूबे पाकिस्तान है। तमाम पाकिस्तानी बताइए कि इतना बुरा हाल पहले कभी था? कराची पर कब्जे की बात करते हैं बिलावल जरदारी साहब। कराची कभी इस मुल्क का दारुल हुकूमत हुआ करता था। कराची इस मुल्क की मुआशी शहरग है, अभी भी कहलवाती है। इसी कराची में आपको पता है नाजरीन, हॉलीवुड की शूटिंग्स तक होती रही। गैर मुल्की सरबराहों की पसंदीदा जगह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतरीन था, बागात, पार्क्स, अमन, रोशनियां, इस शहर में क्या कुछ नहीं था। फिर ज़ियाउल हक का दौर आया, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और आज भी इस कराची की ठेकेदार तीर वाली पार्टी यानी पीपल्स पार्टी। लेकिन आज कराची का हाल क्या है देख लीजिए, बता दीजिए आपका दिल क्या कहता है, क्या आवाज़ आती है दिल से? मक्खियों का शहर कराची, चरसियों का शहर कराची, गंदगी का ढेर कराची, गैर महफूज तरीन शहर कराची, दुनिया का 5वां आलूदा शहर कराची, 46,000 लोगों की मक्तलगाह कराची, गैर कानूनी इमारतों का शहर कराची, जिसके कब्रिस्तान और पार्क भी बेचकर खा गए वो बदनसीब शहर कराची। 3,000 अरब का बजट, लेकिन हर बुनियादी सहूलत से महरूम कराची, हमारा प्यारा कराची। बारिश होती है, बिजली घरों के बजाय सड़कों पर होती है। 30 लोग करंट लगने से मर गए, लेकिन आज भी बेयारो मददगार कराची मुसलसल 10 साल से जायद सिंध के इक़्तिदार पर बैठे लोगों, ये सिंध के अस्पताल भी जरा देखो, सिंध के इक़्तिदार पे बैठे लोगों, बुराजमान लोगों, ये जरा चलाइएगा रजा, अगर आपके पास फुटेज है सिंध के अस्पतालों की, जरा इनको दिखाएं और पूछें इनसे कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है क्या, इनको आती है कभी? ये 1500 बेड का हॉस्पिटल है, ये देखें रजा ने चलाया, तस्वीर देखें, 1500 बेड्स का अस्पताल जहां टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं, एमरजेंसी के शोबे में ATS का इंजेक्शन नहीं और ड्रिप तक मौजूद नहीं, ड्रिप मौजूद नहीं। 12 एयर कंडीशन है लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा। नए बेड्स तक टूट चुके हैं, तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, बहुत से टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, ब्लड स्क्रीनिंग भी बंद कर दी गई है। और लाड़काना का एक बड़ा हॉस्पिटल जो 12 अजला को कवर करता है, 12 अजला उसे कवर करता है, 4 महीने हो गए नाजरीन, 4 माह से फंड्स नहीं मिले, जिसके बाइस अद्वियात नहीं मिल सकती, मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट हो ही नहीं सकते, बंद किए जा चुके हैं। मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने कराची और सिंध को। एक जमात मुहाजिरों के नाम पर कई अरसे से कराची वालों का खून चूसती रही और आप भुट्टो और सिंध के नाम पर यहाँ 11 सालों से पड़े हुए। यहाँ भुट्टो के अलावा जिंदा है क्या, मुझे ये बता दें? सिर्फ भुट्टो जिंदा मर गए और सिंध के अवाम को बर्बाद कर रहे हो आप लोग भुट्टो जिंदा के नाम पे। भूख क्या होती है ये भूखे से पूछो जाके, गुर्बत क्या होती है किसी गरीब की झोंपड़ी में जाकर देखो तो सही, बीमारी होती क्या उस बीमार से पूछो जो या तो अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है या फिर 2 वक्त की रोटी खा सकता है। जहालत क्या होती है सिंध के स्कूलों में जाकर देखो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता भी नहीं होगा कि शर्म कहते किस चीज़ को है। कराची पर
आपका कब्जा, कब्जे की बात करते हैं ना बिलावल साहब, मैं कहती हूँ आपकी आंखों में आंखें डाल के, कराची पर आपका कब्जा है, आपकी पार्टी का कब्जा है, सिंध पर आपने कब्जा किया हुआ इतने सालों से, और जब आपके कब्जे को कोई खत्म करवाने की बात करता है तो फिर आप तड़ियां लगाने पर आ जाते हैं। तड़ियां पंजाबी दे वर्ड है, समझ नहीं आएगा, धमकियां, धमकियों को कहते हैं तड़ियां, धमकियां लगाने पर आ जाते हैं। जरा चलाइएगा बिलावल साहब का ये क्लिप रजा जी। तो पिछले 10 सालों में कौन से गैर जमहूरी लोग थे सिंध में, मैं आपसे पूछती हूँ, पिछले 10 सालों में कौन से सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया था आप लोगों को सिंध के लिए? आप कहते हैं ना सिलेक्ट होकर कोई सामने आता है, आपको किसने सिलेक्ट किया था, जरा ये भी बता दें। पिछले 10 सालों में कौन से गैर जमहूरी अफराद थे जिन्होंने आपको काम करने नहीं दिया था सिंध में? बांग्लादेश क्यों बना था बिलावल साहब, बताना पसंद करेंगे? अच्छा, कैसे बना था ये बता दें। इसमें आपके नाना का भी किरदार था ना बिलावल साहब, इसे मत भूलिए। भुट्टो जिंदा है तो भुट्टो के किरदार को भी याद रखें, भुट्टो ने कौन कौन से कारनामे किए उन कारनामों को भी याद रखें। आप कराची को सूबा बनाने के तो हक में हो नहीं, कराची को सूबा बनाने की बात आती है तो आपके औसान खता हो जाते हैं, और आप बताओगे कि सिंधु देश बनेगा, सराइकी देश बनेगा। बड़ी बात है आपकी बिलावल साहब। सिंध की किस्मत 10 सालों से आपके हाथ में ना, तीर वालों के हाथ में। क्या कर लिया, कौन से तीर चला दिए सिंध में आप लोगों ने? आपका तो इंतखाबी निशान है तीर, और तीर इंतखाबी निशान रख के भी कोई तीर ना चला सके। जहां आप लोगों के इक़्तिदार की कुर्सी जाती हुई नजर आती है वहीं सिंधु देश बनते हैं, वहीं बांग्लादेश बनते हैं। तब भी तो यही हुआ था, और आज भी आप इसी तरह तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। नवाज शरीफ की कुर्सी गई, उन्होंने मुल्क तोड़ने की बात की, उन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, बाकायदा अदालतों को गालियां निकाली, फौज को गालियां निकाली, रियासत के रिट को चैलेंज किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सीट गई, वो पाकिस्तान को खंडरात बनाने की बातें कर रहे हैं, वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बातें करते आए दिन नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और जब आपने कराची अपने हाथ से जाता हुआ देखा तो आप सिंधु देश और सराइकी देश की बातें कर रहे हैं। आपने क्या किया है अवाम के लिए, जरा ये बता दें। अपनी माँ या नाना के कारनामे गिनवाकर आप खुद को, ये गिनवा कर आप खुद को अवाम का लीडर समझ लो। ये कौन सी जमहूरियत है? नाना क्या कर गए, ये गिनवा दिया, माँ ने क्या कर दिया, ये गिनवा दिया, आपने क्या कर दिया? अपनी बात करें ना। नाना और माँ के नाम पर कब तक सियासत करेंगे? मैं आपसे आज पूछती हूँ, क्लियरली पूछती हूँ। जिस माँ के कसीदे आप पढ़ते हैं उस माँ की मौत ने ही आपके वालिद को इक़्तिदार दिया था। एनी डाउट इन इट? कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके बावजूद अपनी माँ के कातिल नहीं पकड़ सके। किस किस्म के लीडर हो आप बिलावल? अपने ही मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हो। मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि आप मौलाना फजलुर रहमान के फसाद में शामिल ना होने का फैसला करके वाकई संजीदा सियासत का मुजाहरा कर रहे थे। हमने पिछले प्रोग्राम में आपकी तारीफ भी की इस बात पे, लेकिन इस किस्म की बातें, सूबा क्यों नहीं बनाया जा सकता कराची को? इसमें कौन सी कबाहत है, कौन सी मुश्किल है? क्या तरक्की याफ्ता ममालिक में सूबे नहीं बनते? सिंध आपसे संभल नहीं सकता, लिटरली देखें, नहीं संभल पा रहा, तभी तो ये हालत है। आप कराची के ठेकेदार भी बने हुए हो। कराची में आज सिर्फ और सिर्फ क्या है? कचरा। इस कचरे पर सियासत करने के अलावा आप लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। ये लीडर होते हैं, फिर खुद को कभी नेल्सन मंडेला बना दो, कभी तैयब उर्दगान हो। भाई जाकर देखो तुर्की, अगर एक शख्स तवील अरसे से तुर्की का हाकिम है तो उसने अपने मुल्क को बनाकर दिखाया है, अपनी कौम को उठाकर दिखाया है, अपने लोगों को तरक्की और खुशहाली दी है। तब कौम उनसे मोहब्बत करती है, उन पर मरती है। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या बनाया? कराची का ना उठा सके। अगर कराची का कचरा नहीं उठा सकते तो फिर कचरे में खुद चले जाओ, क्योंकि ऐसे अब नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। एहतसाब नाज़रीन बहुत सुनने में आता है। एहतसाब लोग चाहते हैं कि दिखता हुआ भी दिखाई दे, नज़र भी है, सिर्फ सुनाई ना दे। ये एक ऐसा अमल है जो अटल है। एहतसाब का वादा तो अल्लाह ने भी किया है। एहतसाब हमारे अकीदे का एक हिस्सा भी है, ईमान का एक जुज़ भी है। इंसान मरने के बाद कब्र में जाता है, तब भी उसका हिसाब होता है, और क़यामत के दिन भी हर फर्द का इनफरादी तौर पर हिसाब होगा, यानी एहतसाब किया जाएगा। हमारा ईमान ये कहता है। एहतसाब के इस अमल को बिला तफरीक जारी रखने का अज़म करके इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए।
ऑपोजिशन एहतसाब के अमल पर कई सवालिया निशान तो उठाती दिखाई दे रही है, इसे जानिबदार भी करार दे रही है, ये एक अलग बहस है। लेकिन इमरान खान साहब के एहतसाब के वादे कितने वफा हुए? हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान से फरार बड़े करप्शन केसेस में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिमान आज भी आज़ाद हैं। शरीफ खानदान और नून लीग से मुतल्लिका 7 अफराद को पाकिस्तान लाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना दिखाई दे रहा है। अच्छा जी सुने जी, हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार इश्तिहारी करार दिए गए लेकिन वापस ना लाए जा सके। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और दामाद अली इमरान भी पाकिस्तान से फरार हैं, यानी पाकिस्तान से फरार हो चुके, वापस आने के कोई इम्कानात नहीं हैं। जज अरशद वीडियो स्कैंडल के 2 अहम मुल्जिमान नासिर बट और मियां रजा भी पाकिस्तान से भाग चुके हैं। आगे सुनिए, नवाज शरीफ के समधी इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार की मुबैना बीमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात भी उठा दिए हैं। इसहाक डार सुप्रीम कोर्ट के बारहा बुलाने पर अदालत क्यों ना आए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जवाब भी मांग लिया। विफाकी हुकूमत इसहाक डार को पाकिस्तान लाने के लिए कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि दावे कर चुकी। गिरफ्तार मुल्जिमान की वापसी तो दूर की बात, पाकिस्तान को बैरून ममालिक से मालूमात की फराहमी भी, आज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अब ये ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? ये मामला हल किया जाएगा भी या नहीं? अगर किया जाएगा तो कब, कैसे, किस तरह, इस पर बात करेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे जो हमें हमेशा सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं अपनी बड़ी खबर के साथ, सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सदीक, ये इश्तिहारी और फरारी अफराद जो पाकिस्तान से बाहर हैं वापस आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई आसार नजर आ रहे हैं? खुल के बताइए कि हम उम्मीद रखें कि कभी आएंगे भी या नहीं। देखें, पिछला जो 1 साल है हुकूमत का, और ये हुकूमत आई थी एहतसाब के नारे के साथ कि हम आएंगे, एहतसाब करेंगे, करप्ट लोगों को पकड़ेंगे। इस वक्त जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है वो ये है कि जो ऐसे अफराद, ऐसी शख्सियात, ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर करप्शन की, लूट मार की और फिर वो बाहर भाग गए, ये चैलेंज बना हुआ है हुकूमत के लिए कि अब उनको कैसे वापस लाया जाए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के दावे किए, कौम को खुशखबरी सुनाई कि बस इसहाक डार तो आए, बात हो गई है, चीजें फाइनल हो गई हैं, मुआहदा हो गया है, बस अब इसहाक डार किसी भी वक्त आए। और कौम एक उम्मीदें लगा के बैठ जाती है कि इसहाक डार साहब आ जाएंगे, लेकिन वही इसहाक डार जो वहां पे भागते दौड़ते हुए आपको नजर आते हैं, वो इसहाक डार जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए नजर आते हैं, जो मुख्तलिफ एंकर के साथ बात करते हुए आपको नजर आते हैं, लेकिन वो इसहाक डार पाकिस्तान नहीं आते। पाकिस्तान के इदारों को वो मतलूब हैं, वो इश्तिहारी हैं। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, वो वहां से बैठ के अभी भी देखें, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर के मामलात को किस तरह से वो चला रहे हैं कि यहाँ से हमारे कुछ एंकर्स जाते हैं और खुद आके बताते हैं, हामिद मीर साहब की तरह के एंकर्स, कि हाँ हम लंदन गए हैं, हम हसन नवाज और इसहाक डार से मिले हैं, और वहां से फिर आगे हमें ये खबर दी जाती है कि यहाँ से मुख्तदर हल्के जो हैं वो उनको फोन करके उनसे माफिया मांग रहे हैं। ये कहानियां यहाँ पे बेची जाती हैं। हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि जिस तरह कहा जाता है कि हम इनको वापस लेके आएंगे, ला रहे हैं, तो 1 साल तो गुजर गया है। 7 लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान से मुंसलिक हैं, जिनके नाम आपने बता दिए हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसहाक डार। और इसहाक डार के हवाले से मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच था, जिसमें जस्टिस फैसल अरब साहब और इजाजुल हसन साहब समाअत कर रहे थे अताउल्लाह कासमी साहब के केस की। क्योंकि आपको याद होगा अताउल्लाह कासमी साहब का जो केस था वो एक क्लासिक केस था कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में कैसे बादशाहत कायम कर रखी थी, कैसे अपने दरबारियों को, अपने तबलचियों को नवाजा जाता था, ओहदों पे लगाया जाता था, करोड़ों रुपए उन पे निछावर किए जाते थे। उनको जो जिस स्केल में या जिस कैटेगरी में उनको उनकी फॉल करती थी, उनकी जो चेयरमैनशिप थी, उससे 4-5 गुना ज्यादा उनको तनख्वाहें दी जा रही थी। उनकी सारे का सारा चीजें, उनके घर, उनकी गाड़ियां, उनके कैंप ऑफिस, हर चीज जो है वो सरकारी खर्चे पे चल रही थी। पीटीवी खसारे में जा रहा था, लेकिन अताउल्लाह कासमी साहब के मजे ही मजे थे। वो जिस कॉन्फ्रेंस में जाते थे वो सरकारी खर्चे पे जाते थे। उस वक्त आज को नोटिस लिया था साकिब निसार साहब ने, उन्होंने फैसला दिया था कि ये जो कौम के टैक्स के पैसे को लूटा गया है, इसके पैसे वापस करेंगे, इसहाक डार वापस करेंगे, परवेज रशीद वापस करेंगे, अताउल्लाह कासमी वापस करेंगे। लेकिन उसकी जो नजरसानी की दरखास्त थी, आज उसकी जब समाअत थी, तो आज इसहाक डार साहब की जानिब से वकील पेश हो गए सलमान असलम भट्ट साहब।
ये वही सलमान असलम भट्ट साहब हैं जिन्होंने पनामा केस में पहले नवाज शरीफ के वकील थे और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ की जो पार्लियामेंट में तकरीर थी वो मशहूर ज़माना तकरीर के जनाबे स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे ये लंदन की जायदादें खरीदी हैं। तो उन्होंने कहा था ये तकरीर तो सियासी तकरीर थी, इसको आप सीरियस ना लें। वो आज पेश हुए, उन्होंने कहा जी मैं इसहाक डार से भी वकालत करना चाहता हूँ। तो जजेस ने कहा कि यहाँ पे 1 साल ये केस चलता रहा, इसहाक डार को नोटिस भेजे गए, इसहाक डार नहीं आए। अब जब फैसला आ चुका है तो अब कैसे हम इसहाक डार को इजाजत दे दें? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें बताया जाए कि इसहाक डार को कौन सी ऐसी बीमारी है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्यों पाकिस्तानी अदालतों के बार बार कई केसेस में बुलाने पे वो पाकिस्तान नहीं आते। ये तो सवाल आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन असल चैलेंज पाकिस्तान के एहतसाब के इदारों का है, हुकूमत का है, नैब का है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इससे पहले जो हुकूमतें थी, क्योंकि उन्होंने तो उनका तो मॉडल ही यही था कि यहां से पैसा लूट के फिर बाहर भाग जाओ और जब बात वो करप्शन सामने आए तो फिर भाग जाओ ताकि आप वापस ना आ सकें। और उन्होंने कोई ऐसे मुआहदे किए ही नहीं थे कई ममालिक के साथ कि बाहर से हमें इंफॉर्मेशन मिले, हमें वहां से कोई हमारे जो मुसलमान यहां से भाग जाते हैं वो वापस लाए जाए। लेकिन सदीक आपने और अहम टॉपिक खोल दिया है, अमली जामा उसका ठीक, आप कंप्लीट करें फिर मैं सवाल पूछती हूँ। ठीक ठीक, अच्छा जी, आपने एक और अहम जो टॉपिक है वो खोल दिया अपने जवाब में और मैंने सोचा कि मैंने कहा ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं और हुकूमत को इसके ऊपर करना चाहिए। ठीक 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 है, चूंकि आप इस्लामाबाद में होते हैं, कैपिटल सिटी, आप शहर इक़्तिदार में होते हैं और पाकिस्तान का स्टेट मीडिया एक बहुत बड़ा चैनल है पीटीवी। आपने अताउल्लाह कासमी साहब का जिक्र किया जो कि चेयरमैन के बतौर वहां पर हायर हुए थे और उसके बाद जो कुछ होता रहा वो आपके सामने, अब सबके सामने, किसी से ढकी छुप भी बात नहीं है। हम देखते रहे कि अताउल्लाह कासमी साहब खुद तो अपने आप को नवाजते रहे पीटीवी के चेयरमैनशिप के नाम पर, लेकिन अपने फेवरेट्स को बड़ा नवाजते रहे। ये हमारे यहाँ एक रीत है कि खुद भी नवाजें, अपनी पॉकेट्स भरे, अपने फेवरेट्स को भी नवाजें कि मैं भी ऐश करूं तुम भी ऐशी करो। ख्वाजा साद रफीक साहब एक करैक्टर किसको भूल सकते हैं, वो भी अपनी बेगम नंबर 2 यानी सेकंड नंबर की जो उनकी वाइफ है उनको नवाजते रहे कि उनकी सैलरियां बढ़वाते चले गए। यानी यहाँ पे खुद भी फेवर लिए जाते हैं और अपने फेवरेट्स को भी फेवर दिलवाए जाते हैं। ये पाकिस्तान टेलीविजन अब बेहतर आपको दिखाई देता है, खुलकर बताइएगा। अब जो तब्दीली का दौर है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, अब स्टेट मीडिया के तौर पे काम करता दिखाई दे रहा है या अभी भी वहां पे फेवरेटिज्म हो रहा है? देखिए ये मैं आपको, एक तो पीटीवी में हमें कोई तब्दीली खास नजर नहीं आती। फवाद चौधरी साहब कुछ करना चाहते थे लेकिन उनको नहीं करने दिया गया जो वो चीजें करना चाहते थे। दूसरा जो आपने जिक्र किया ख्वाजा साद रफीक साहब की अहलिया के हवाले से, ये स्टोरी हमने की थी लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि ये उनकी पहले ही सैलरी जो है वो जो बड़ी भी अगर थी तो वो जिस तरह बाकियों की बड़ी थी उस तरह बड़ी थी और ज़्यादा नहीं बड़ी थी। ये उनका मौक़िफ़ है डॉक्टर शफक हीरा साहिबा का। उसके बाद जो अताउल्लाह कासमी साहब हैं उनके तो मामलात ऐसे हैं कि जो हम नाज़रीन को शायद बता भी नहीं सकते। जो अदालत के अंदर ये बात हुई थी ये कोई हमें किसी ने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बताई, ये अदालत की प्रोसीडिंग में बताई गई थी कि अताउल्लाह कासमी साहब ऐसी अद्वियात भी वो सरकारी खर्चे से इस्तेमाल कर रहे थे जो अदालत में कोई नाम नहीं ले सकता था उन अद्वियात का। ना ही हम यहाँ पे मीडिया पे बता सकते हैं कि किस तरह की अद्वियात जो हैं वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये मामलात थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, ये इस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा था। लिफ्ट भी लगवाई गई थी, कुछ ऐसा भी था? जी बिल्कुल, लिफ्ट जी ये पूरी एक इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई थी। उसमें हम कोशिश करेंगे किसी दिन दोबारा उसके ऊपर बात कर लेंगे, उसकी तफसीलात लोगों को बताएंगे। जो आज लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर और बड़ा कोराम बर्पा कर देते हैं। अच्छी बात है, हक है सबका, हाँ अच्छी बात है, हुकूमत पे चेक रखना मीडिया का भी ये काम है कि जो गलत चीजें वो बताए। लेकिन हैरत उस वक्त होती है जो अताउल्लाह कासमी के मामलात पे जो करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए, जो निछावर किए गए, जो बेरहमी से बहा दिए गए, उस पर तो वो नहीं बोलते थे। आज अगर कहीं पे 10 रुपए की भी बात होती है तो वो फौरन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना देते हैं। तो ये चीजें देखनी होंगी। हाँ, अगर उस वक्त कोई चीज गलत हो रही थी उस वक्त हम उसको गलत कहते थे, आज होगी हम उसको भी गलत कहेंगे। लेकिन मसला उन लोगों का है जो नवाज शरीफ के दौर में जहां पे करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे थे उसको तो डिफेंड करते थे। आज इस हुकूमत का छोटी सी भी बात सामने आ जाए तो उसके ऊपर एक पूरा जो है वो क़यामत बर्पा कर देते हैं। अच्छा, मैं एक और बात की जाने नाजरीन की तो तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगी। आपने जिक्र किया था इश्तिहारी लोगों का, इसहाक डार साहब का हमने जिक्र किया, आपने एक मखसूस एंकर का नाम भी लिया, एक स्पेसिफिक नाम लिया। अच्छा, एक खातून एंकर भी हैं, किसी तारुफ की मोहताजी, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी कि फिर कह दिया जाता है किस तरह के एंकर से नफ्स एहतजाज कर दिया जाता है किसी न किसी जगह पर, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, कि जी उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा जो इशू है किसी को टारगेट करना नहीं है, इसलिए मैं उन खातून का नाम नहीं लूंगी। मेरा मसला ये कि मैं इशू को हाईलाइट करना चाहती हूं और जाहिर बात है जब कोई कुछ करेगा तो हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे। उन खातून एंकर का नाम लिए बगैर मैं जानना चाहूंगी सदीक कि जब इसहाक डार साहब के इंटरव्यूज किए जाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में
जो कि प्रोग्राम्स देखे भी जाते हैं, तो वहां बैठे साठ डार से मशवरे ले रही थी वो खातून एक प्रोग्राम में कुछ महीने पहले। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा इश्तिहारी है, पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा के वो पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करके भागा हुआ है, वहां बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, अपना मुंह छुपा के, इश्तिहारी है, यहाँ पर आता नहीं है, केसेस को फेस नहीं करता है, तो वहां बैठ के उससे मशवरे लिए जा रहे होते हैं टीवी चैनल्स पे। क्यों? क्या हम तासुर देना चाह रहे होते हैं कि इश्तिहारी है, मशवरे देगा? देखिए यही मसला है। आज भी हमारे मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हर मसले का हल नवाज शरीफ, कश्मीर आज़ाद कराना है नवाज शरीफ को ले आए, मईशत चलानी है नवाज शरीफ को ले आए, पाकिस्तान बचाना है नवाज शरीफ को ले आए। उनका ये माइंड सेट है। वो कहते हैं कि ये मुल्क तब रहेगा जब इसके ऊपर वजारत उज़्मा के ओहदे पे वो शख्स बैठेगा जिसके नाम के साथ शरीफ आएगा। वो चाहते हैं नवाज शरीफ के बाद उनके बच्चे, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चे, बस वो कहते हैं कि ये जब तक शरीफ जिसके नाम के साथ होगा वो रहेगा वज़ीर आज़म, तो पाकिस्तान ठीक है। हाँ, शरीफ हो या ना हो वो तो मामला हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 73 बार लिखा हुआ है कि वो झूठे थे, बददियानत थे, सादिक और अमीन नहीं थे। बहुत बड़े बड़े अलकबात उनके नाम के साथ हैं। उनको गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, रशियन माफिया, क्या क्या उनके अलकबात उनके पास नहीं है। लेकिन वो कुछ लोग हैं जो नवाज शरीफ को अपना अंदाता समझते हैं, जो समझते हैं कि वो उनकी बका इसी में है कि नवाज शरीफ नून लीग की सरकार में रहे। तो ये उन लोगों का मसला है। वो कहते हैं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, बस उनके पास वो शर्म नहीं है, वो हया नहीं है, वो ज़मीर नहीं है जो उनको एहसास दिलाए कि वो क्या कुछ करते आए और अब भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ भी चीज़ करने से, जो चीज़ें हैं उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके चाहने वाले इतने ब्लाइंड हैं, इतने अंधे हो चुके हैं, इतने बहरे हो चुके हैं, सिर्फ गूंगे नहीं हो रहे। वो अभी भी उनके नाम के कसीदे पढ़ते हैं। सब कुछ देखने के बावजूद वो कहते हैं जो आपने कह दिया, मुझे मेरे ख्याल से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार भी कहते हैं उनको समझ नहीं है कि लेकिन हमारा काम है कहना, हम कहते रहेंगे, हम कहते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को इज्जत और सदीक जान आपका बहुत शुक्रिया अपनी खुसूसी स्टोरी शेयर करने के लिए, एनालिसिस के लिए। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।